अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बायो का फर्स्ट चैप्टर का। पहले आपको पढ़ा चुका था, तो आज हमने मूव ऑन करना है। वो मूव ऑन करना है हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे लेवल्स हैं। जैसे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल है, मॉलिक्यूलर लेवल है, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल है, टिश्यू लेवल भी है, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, सो ऑन। सो अब हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो पहला लेवल वो हमारे पास एटम और सब एटॉमिक लेवल है। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि एक आपको जनरल कंसेप्ट यही बना हुआ है कि ये दुनिया के अंदर जो भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किस चीज़ से बनी हुई हैं? एटम के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें एटम बेसिक पार्टिकल है या सेल, ठीक है, तो इस पूरी कुर्रा अर्ज़ का, इस अर्थ का जो बेसिक पार्टिकल है वो है एटम हमारे पास। वो कैसे? क्योंकि अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल भी फर्दर डिवाइड हो सकता है। जैसे कि हम देखें सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। ऑर्गेनेलीज को फर्दर देखें, न्यूक्लियस के अंदर फर्दर पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम को फर्दर डिवाइड करें तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए को फर्दर डिवाइड करें तो उसमें जीन्स होते हैं, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, उसको जीन्स हम कहते हैं। अगर हम जीन्स को फर्दर डिवाइड करें तो वो कहते हैं कि जो डीएनए वो किन 3 चीज़ से बना होता है? राइबोज शुगर, ठीक है, उससे बना होता है, फास्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। जब उनके फार्मूले देखते हैं तो वो आगे मजीद एटम से बने होते हैं। ठीक है, जैसे फास्फोरिक ग्रुप है उसमें I3PO4, जिसमें वो किन किन से एटम से बना होता है? हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है और फास्फेट का है। ठीक है, लेकिन देखें सेल भी बेसिक चीज़ से बना हुआ है। वो बेसिक चीज़ क्या है? एटम है। तो अगर हम बेसिक पार्टिकल की बात करें वो हमारे पास एटम पाया जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आर लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज मेड फॉर्म ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एटम। वो कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो भी लिविंग और नॉन लिविंग मैटर है ना, वो किस चीज़ से बना हुआ है? वो एटम से बना हुआ है। अब मैटर, हर वो चीज़ जो विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। जो जगह घेरे और मास रखे, ठीक है, वो मैटर। इवन कि अब मैं इंसान बैठा है तो इंसान भी एक मैटर है। क्यों? उसका एक अपना वेट है और वो एक जगह, स्पेसिफिक जगह घेरता है। ठीक है, अच्छा, अब बात फर्दर मूव ऑन करते हैं। तो वो कहता है कि जो एटम है ना वो भी फर्दर, पहले ये हमारे पास सोच थी कि एटम डिवाइड नहीं होता, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि एटम डिवाइड होता है। एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं और उसमें तो मोर देन 100 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक पार्टिकल्स हैं ना, फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो हमारे पास 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और भी बहुत से पाए जाते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह करके। अच्छा, अगला लेवल, नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। एटम से आगे नेक्स्ट लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। वो कहते हैं कि जब एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड विच प्रोड्यूस कंपाउंड्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। एटम एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं? वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के थ्रू। वो आयनिक बॉन्ड हो सकता है या कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं कि हमारे पास एटम कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये हमारे पास एटम्स हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर कॉमनली पाए जाते हैं। हम बायो के अंदर अगर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनके अंदर ये कॉमन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो सो फर्दर मूव ऑन करते हैं। एटम एक दूसरे के साथ मिले तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स 2 किस्म के होते हैं, या वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं या वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि वर्डिंग से आपको लफ्ज़ का आइडिया हो जाएगा कि माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल चीज़ें। माइक्रो का लफ्ज़ किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम? माइक्रोस्कोप के लिए। माइक्रोस्कोप का मतलब स्मॉल। अगर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट हो या जिनका स्मॉल, छोटा मॉलिक्यूलर वेट हो, जो वेट में कम हो, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जिसमें वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए हमारे पास वाटर, ये मॉलिक्यूल है, ये किन से बना हुआ है? किन एटम से मिलकर बना हुआ है? ये हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। H2O फार्मूला आपके सामने है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल वो किससे बना हुआ है? वो 3 एटम से बना हुआ है। कौन कौन से? एक कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन के हैं। अब बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो, माइक्रो का मतलब है छोटा और मैक्रो का मतलब है बड़ा। ठीक है, जो अपने साइज़ में या अपने वेट में ज़्यादा हो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव अ हाई मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स।
मैक्रो मालिक्यूल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, जिसमें स्टार्च, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये चीज़ें हमारे पास क्या हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स हैं। फर्दर, अच्छा, टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब मालिक्यूल्स की दो टाइप्स होते हैं, वो कार्बन और हाइड्रोजन की बेस पे भी होती हैं। इस बेस पे अगर हम मालिक्यूल की टाइप देखें तो वो दो किस्म के हैं, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हो सकते हैं। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स वो मालिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाई जाएँ, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक मालिक्यूल। दोज मालिक्यूल्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स। अब कौन से मालिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठी पाई जाती है, उनमें हमारे पास लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं वो हमारे पास क्या ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स भी कहलाते हैं। और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी नहीं पाई जाती, ठीक है, या इनमें से कोई एक पाया जाता है, तो वो इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट, वाटर, ऑक्सीजन वगैरह, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं। दोज मालिक्यूल्स विच डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मालिक्यूल आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स। ऑर्गेनिक वो होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी पाई जाए, लेकिन इनऑर्गेनिक वो होंगे जिनमें ये दोनों ना पाई जाए। अब नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, वो हमारे पास है ऑर्गेनेली, ठीक है। अब जब डिफरेंट माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनेली बनाते हैं। बात समझ लगी, डिफरेंट माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनेली बनाते हैं। अब वो मैं आपको बात बताता हूँ कैसे। उसमें ऑर्गेनेली के फॉर एग्जाम्पल, पहले ऑर्गेनेली के एग्जांपल लेते हैं, फिर फर्दर हम मूव ऑन करते हैं कि कैसे ऑर्गेनेली क्या होती है। ऑर्गेनेली इज सब सेलुलर स्ट्रक्चर which are present inside the cell membrane that perform their particular function within the cell। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। वो कहता है सब सेलुलर स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर पाया जाता है। ऑर्गेनेली हमेशा सेल के अंदर पाई जाती हैं। सेल डिफरेंट होते हैं, प्लांट सेल भी होता है, एनिमल सेल भी होता है, यूनिसेलर, मल्टीसेलुलर जानदार भी हैं, ठीक है। और हर ऑर्गेनेली का एक सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल इसमें राइबोसोम्स हमारे पास हैं, राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना है। इस तरह डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के डिफरेंट काम होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जिनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें ये दोनों चीज़ें नहीं होती। अच्छा, जिन ऑर्गेनेलीज के अंदर उनका अपना डीएनए और उनका अपना राइबोसोम पाया जाता है इसका मतलब ये है कि उनका अपना डीएनए, ठीक है, वो उसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, राइबोसोम चाहिए होता है, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ उनके पास हैं। तो वो ऑर्गेनेलीज जिनके अंदर डीएनए और राइबोसोम पाया जाए वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती हैं, ठीक है, वो खुद ब खुद डिवाइड कर सकती हैं, उन आगे समझ। और जिनमें ये नहीं पाया जाता वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होती। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कौन कौन सी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के अंदर डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। इसकी वजह से ये आगे खुद को मतलब खुद डिवाइड हो जाती हैं। फर्दर जो वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऑर्गेनेलीज के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है सेल का। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज एक जगह पे एक वर्क परफॉर्म करती हैं, डिफरेंट काम फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और फिर उससे क्या बनाते हैं, सेल। Cell is the basic structural and functional unit of living organisms in which different organelles are present which perform their own function। और सेल ही वो चीज़ है जो लिविंग थिंग को एक नॉन लिविंग थिंग से अलग करती है। लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से अलग करती है सेल की बुनियाद पे। जिन चीज़ों में सेल पाया जाता है इसका मतलब है वो लिविंग है, जिनमें नहीं पाया जाता वो नॉन लिविंग है, ठीक है। वो यही क्या कह रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर भी बनाता है और फंक्शन भी परफॉर्म करता है। यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। इन विच डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट विच परफॉर्म देयर ओन फंक्शन। एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस है, एंड सो ऑन। बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं जो अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं, ठीक है। और फिर डिफरेंट ये ऑर्गेनेली फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक सेल जिंदा रहता है। अगर कोई भी ऑर्गेनेली डैमेज हो जाती है या कट ऑफ हो जाती है तो सेल की डेथ हो जाती है। उसके अंदर उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल्स के अंदर। तो अगर सेल वॉल डैमेज हो जाती है तो प्लांट सेल डैमेज हो जाता है।
अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो सेल की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसमें जो सेलुलर मटेरियल होता है वो बाहर निकल आता है, तो इससे सेल की डेथ हो जाती है। अच्छा, सेल दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। डेफिनेशन ये आपने पहले भी पढ़ी होगी डेफिनेशंस को। यूकैरियोटिक वो सेल, जो यू का मतलब है ट्रू, यू वर्ड यहाँ पे यू कैरियोटिक, यू का मतलब है ट्रू, ठीक है। मतलब दो सेल्स विच कंटेन डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इन देयर साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। वो सेल्स जिनमें डिस्टिंक्ट वाज़ह न्यूक्लियस पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, और आगे है अगली डेफिनेशन है प्रोकैरियोटिक सेल। वो कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अच्छा, डेफिनेशन से मतलब ये है कि जिनमें न्यूक्लियस पाया जाए वो यूकैरियोटिक, और जिनमें नहीं पाया जाता वो प्रोकैरियोटिक। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक चीज़ ये है कि जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो इसका मतलब क्या है कि उनमें न्यूक्लियर मटेरियल भी नहीं पाया जाता? नहीं, इसमें जो मेन डिफरेंस है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ठीक है। जो यूकैरियोट हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है, जिससे हमें एक वाज़ह न्यूक्लियस नज़र आता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से जो उसका न्यूक्लियर मटेरियल है वो अंदर डिस्पर्स हुआ होता है, तो हमें वाज़ह न्यूक्लियस नज़र नहीं आता, ठीक है। होता है न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से हमें उसका डिस्टिंक्ट वाज़ह नज़र नहीं आता। बात ही समझ लगी? तो यूकैरियोट्स वो जिनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से हमें वाज़ह न्यूक्लियस नज़र आता है, उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल बाउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से। अच्छा, जो यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें वाज़ह न्यूक्लियस पाया जाता है उनमें ऑर्गेनेलीज भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनेलीज उनके साइटोप्लाज्म में ज़्यादा होती हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें वाज़ह न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से उनका वाज़ह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से न्यूक्लियर मटेरियल भी वाज़ह नज़र नहीं आता, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट जगह पे डिस्पर्स हुआ होता है, ठीक हो गया। अच्छा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से उनका डिस्पर्स हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और एक और फ़र्क ये है कि प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेलीज कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल की निस्बत, ठीक हो गया। ये इनके मेन बेसिक डिफरेंस, और बाकी मैंने इधर लिख दिए, इंशाल्लाह आप ये पढ़ें और ये मेमोराइज भी करें। अच्छा, नेक्स्ट लेवल सेल के बाद कौन सा लेवल आता है? वो हमारे पास है टिश्यू लेवल, ठीक है। जब डिफरेंट सेल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट सेल, सॉरी, इसमें हम इस डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। ओके, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, डिफरेंट सेल्स नहीं, सिमिलर सेल्स होते हैं, ठीक है, विच ऑर्गेनाइज एक तरतीब के साथ होते हैं, एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, एक शीट की शक्ल में, एक बंडल्स की शक्ल में होते हैं और एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब सेम सिमिलर सेल्स इकट्ठी जगह पे एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच ऑर्गेनाइज इन अ लूज शीट एंड बंडल्स एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। जब बहुत से सेल्स एक ही जगह पर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। टिश्यू के डिफरेंट एग्जांपल हैं जिसमें मसल्स टिश्यू हैं, ग्लैंड के टिश्यू हैं, जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है। अब देखें, मसल्स के अंदर उनका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना सेल्स का। ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर उनका क्या काम है? सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना। जाइलम टिश्यू के अंदर क्या काम है? जाइलम और फ्लोएम टिश्यू ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो जाइलम टिश्यू हमारे पास होता है वो कंडक्ट वाटर को कंडक्ट करता है। जाइलम से हमने एक ये भी बनाया हो कि जाइलम ज़मीन से, और जाइलम ज़मीन से पानी कंडक्ट करता है। और फ्लोएम फ़िज़ा से मतलब शुगर और प्रोटीन जो पत्तों के अंदर बनती है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट की पूरी बॉडी में नीचे ट्रांसलोकेट करता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास पहला क्या था? एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेली। एक ऑर्गेनेली, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज फंक्शन परफॉर्म करती हैं अपना अपना, वो क्या बनाती हैं? सेल के बाद हमारे पास कौन सा आ गया? टिश्यू लेवल आ गया। टिश्यू बहुत से सेल्स एक जगह पे सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो टिश्यू कहलाता है। और टिश्यू के आपको एग्जांपल भी मैंने दे दिया, लिखी हुई है। अच्छा, अब टिश्यू के बाद हमारे पास है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। जब डिफरेंट टिश्यूज़
डिफरेंट टिश्यूज़ एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के रिलेटेड फंक्शन, ठीक है, लेकिन एक ही सीरीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एक आर्गन कहलाता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन असेंबल टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं डिफरेंट टिश्यूज टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद ग्रेट एफिशिएंसी इज कॉल्ड आर्गन। ये आर्गन की मेन डेफिनेशन है, बुक से देखना, अगर बुक से मिलती है तो ठीक, नहीं तो आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं। ये आपको बेसिक डेफिनेशन मैंने निकाल के जो मैंने इधर लिखी हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनसे, और ये डेफिनेशन आप याद कर लें तो अच्छा। वो कहता है कि जब डिफरेंट टिश्यूज़ एक ही जगह पे असेंबल हों और एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक आर्गन बनाते हैं। और इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप एग्जांपल को समझेंगे तो आपको बेटर समझ आ जाएगी आर्गन क्या होता है। बात करते हैं कि हम स्टोमिक इज़ आर्गन है, उसका काम क्या, फूड को डाइजेस्ट करना, क्या, खुराक को हजम करना, साथ प्रोटीन डाइजेशन भी होती है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या काम है, इसके अंदर बहुत से टिश्यू पाए जाते हैं। सेक्रेटरी टिश्यू जिसमें गैस्ट्रिक जूस, तेज़ाब, HCl, ये कहाँ से बनता है, ये हमारे सेक्रीटा सेल्स होते हैं एक इसके अंदर, स्टोमिक के अंदर। वो क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं वो जो सिक्रीशन करते हैं, जैसे आपको मैंने पीछे एग्जांपल की दी है ग्लैंडुलर टिश्यू, तो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर मस्कुलर टिश्यू भी पाए जाते हैं स्टोमिक के अंदर। उनका काम क्या होता है, वो स्टोमिक की वॉल में पाए जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से मैदा भी सिकुड़ता है और रिलैक्स होता है। और इससे इनको बेनिफिट क्या होता है कि जो खुराक है वो अच्छी तरह हज़म हो जाती है, मतलब, और वो गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छी तरह मिक्सअप हो जाती है। और जब गैस्ट्रिक जूस के अंदर एंजाइम भी होते हैं, HCl भी होता है, जिससे खुराक की डाइजेशन अच्छी होती है। बात समझ लगी, मस्कुलर टिश्यू। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, आर्गन की बात तो हमने कर ली, अब आगे फर्दर है आर्गन सिस्टम। जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो आर्गन सिस्टम बना लेता है। इसकी आपको समझ एग्जाम्पल से ही आएगी, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं आर्गन सिस्टम क्या होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शन, ठीक है। तो ये बात कर रहा है, ये किसकी डेफिनेशन है, आर्गन सिस्टम की। ईच आर्गन डज अ पार्टिकुलर जॉब इन द बॉडी, हर आर्गन जो होता है ना, वो बॉडी के अंदर अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। पहले इसकी एग्जांपल देखेंगे आर्गन सिस्टम की, तो आपको बेटर समझ आ जाएगी कैसे। इसके अंदर हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एक ह्यूमन की बॉडी की बात करें तो इसके अंदर 11 डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल देता हूँ, तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ओरल कैविटी, बकल कैविटी भी जिसे कहते हैं, ये भी इन्वॉल्व, एक ऑर्गन हो गया। एसोफेगस दूसरा ऑर्गन हो गया। थर्ड नीचे आ जाए तो इसके अंदर स्टोमिक हो गया। तीसरा ऑर्गन हो गया, नीचे आ जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इस तरह एक सिस्टम पूरा बन गया। इस सिस्टम का काम क्या है, खुराक को डाइजेस्ट करना, और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ठीक है। ओरल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमिक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे करके, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, हमारे नॉस्ट्रल्स इन्वॉल्व है, नोज इन्वॉल्व है, उसके अंदर लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलाई, ये चीज़ें हमारे इन्वॉल्व हैं एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, ब्लड को सर्कुलेट करना। इसमें हार्ट है, हार्ट का काम है, वो भी एक ऑर्गन है। आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, इस तरह डिफरेंट किस्म के, आपको समझ आएगी होगी। अच्छा, अब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ मिल मिला काम कर रहे हैं। कैसे मिल मिला के काम कर रहे हैं, जैसे कि देखें, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलके एक क्या बनाते हैं, एक होल इंडिविजुअल बनाते हैं, एक होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बात समझ लगी, एक होल ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सिस्टम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसान की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि एक इंसान के अंदर 11 डिफरेंट किस्म के ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। कैसे, अगर मैं बात करता हूँ यही कि अगर एक ही इंसान एक्सरसाइज करता है, ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए उसके मसल्स काम करेंगे। मसल्स को क्या चाहिए, एनर्जी।
एनर्जी प्रोटीन वगैरह या उनको एनर्जी कहाँ से चाहिए, तो उनको सप्लाई कौन करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। ब्लड की सप्लाई करने के लिए क्या सर्कुलेटरी सिस्टम तेज़ हो जाएगा, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी जब इंसान एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो जब उन तक एनर्जी कोई भी मतलब पहुंचती है तो उस एनर्जी हासिल करने के लिए उनको और क्या चाहिए होता है, मसल को ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन का सिस्टम किसने परफॉर्म करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने। तो डिफरेंट सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहे होते हैं। बात समझ लगी। इसके एग्जांपल अगर होल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक प्लांट की बात कर लेते हैं या एक इंसान की बात कर लेते हैं। इंसान के आपको मैंने एग्जांपल दे दिए, ठीक है। तो आप इधर रीड आउट करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म इंडिविजुअल। डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और वो क्या बनाते हैं, कि इंडिविजुअल बनाते हैं। द वेरियस फंक्शंस, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कोऑर्डिनेटेड। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो हो रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वो उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक आदमी जो कॉन्टीन्यूस हार्ड वर्क करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसमें सिर्फ उसके मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। जब एक बंदा एक्सरसाइज करता है तो उसमें मसल्स के मसल भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा क्या क्या इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, सांस चढ़ जाता है, सांस का रेस्पिरेशन रेट तेज़ हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। क्यों, सप्लाई मसल्स विद इंक्रीज ऑक्सीजन एंड फूड विच दे नीड फॉर द कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज। मसल्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए उस फूड को ब्रेक करके एनर्जी लेने के लिए। इसलिए सिस्टम डिफरेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि एक मसल काम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि इसको एनर्जी चाहिए, कैसे पता चलेगा इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेशन एक होती है। और वो कोऑर्डिनेशन कैसे किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, वो हमारे पास दो सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेन तक पैगाम ले जाती हैं, पैगाम ब्रेन फिर आगे उनको फर्दर मूव ऑन करता है कि नेक्स्ट क्या करना है। एक मसल काम कर रहा है तो उसको हमने फूड देनी है, फूड कैसे पहुंचाएगी वहाँ तक, हम ब्लड उसमें हार्ट बीट तेज़ कर देंगे। तो वो फूड को तोड़ने के उसको वहाँ से एनर्जी लेनी है तो हम क्या, रेस्पिरेशन रेट तेज़ कर देंगे। तो इस तरह डिफरेंट सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं तो उसके अंदर डेफिनेशन आती है पॉपुलेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है पॉपुलेशन की। एनिमल्स का एक ग्रुप, वो एनिमल्स एक जैसे हों, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हों, एक जैसे हों। उन एनिमल्स में हम इंसान भी आ जाते हैं। हमें क्या कहते हैं, एक सोशल एनिमल, एक मुआशरती एनिमल है इंसान, ह्यूमन, ठीक है। वो कहते हैं जब एक ही किस्म के, एक ही ग्रुप के जानवर एक ही जगह पर एक ही टाइम लोकेट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे कि बात करता है कि वो नंबर ऑफ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस, चावल के खेत के अंदर चूहे हैं, ठीक है। तो चूहे एट द सेम टाइम एक ही प्लेस पे उस चावल के खेत में है, तो वो उनकी क्या है, पॉपुलेशन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, बायो की क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स पाए जाते हैं वो उसकी पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन के मुख्तलिफ एस्पेक्ट होते हैं, जो चीज़ें जिस पे पॉपुलेशन डिपेंड कर रही होती है। बात ही समझिए। अब वो कौन कौन से हैं, जीन फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्लो है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन प्रेशर है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की खसूसियात। अब इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। जीन फ्रीक्वेंसी, अगर एक ही किस्म, एक की पॉपुलेशन हमारे पास है तो बात करते हैं एक पॉपुलेशन के अपने जीन्स होंगे, एक डिफरेंट कोई पॉपुलेशन होती है उसके अपने जीन्स होंगे। जीन फ्लो, जीन का फ्लो भी होता है, अगर एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन में मूव करके जाती है तो अगर इंटरलिंक करते हैं या मेटिंग करते हैं तो वो जीन का फ्लो भी होता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट एज के जानवर होंगे, ये भी है। पॉपुलेशन डेंसिटी, एक पॉपुलेशन के अंदर कितने जानवर हैं, कम हैं ज़्यादा हैं, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। पॉपुलेशन प्रेशर, और पॉपुलेशन प्रेशर का मतलब कि अगर एक हमारी पॉपुलेशन है कि लायंस की, ठीक है, लायंस ज़्यादा हैं, शेर ज़्यादा हैं, तो उसका दूसरी पॉपुलेशन पर क्या प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल शेर बढ़ जाएंगे तो एक ज़ेब्रा की पॉपुलेशन है उसके ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा, वो कम होना शुरू हो जाएगी। या कोई और किसी चीज़ की पॉपुलेशन, हाथी वगैरह या छोटे और जानवर जिनको शेर शिकार करते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन पर का क्या प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट,
कम्युनिटी, ये अगला लेवल है, पॉपुलेशन से अगला लेवल। जब populations of different species living in the same habitat form a community, बात एक समझ लगी, form a community। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। जब डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ रह रही हों तो एक ही हैबिटेट के अंदर, वो क्या कहलाती है, कम्युनिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल कि मैं बात कर रहा हूँ जंगल के अंदर, ठीक है, जंगल के अंदर कम्युनिटी है, एक ही हैबिटेट है। कैसे, जैसे कि हम बात करते हैं कि वहाँ पे लायंस भी रह रहे हैं, एक पॉपुलेशन है, वहाँ पे डेयर्स भी रह रहे हैं, हरन रह रहे हैं, वहीं पे भैंसे रह रहे हैं, और वहीं पे प्लांट्स वगैरह भी हैं, प्लांट्स डिफरेंट जंगल के अंदर, तो वो एक हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं। सही, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक दूसरे के साथ क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती हैं। कम्युनिटी दो किस्म की होती है, क्या, सिंपल कम्युनिटी, एक होती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी वो होती है जिसके मतलब थोड़ा सा उसमें तवाज़ुन बिगाड़ पैदा हो जाए ना, तो एक फ़र्क मालूम होता है हमें, ठीक है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं बात करता हूँ कि एक जगह पे फॉर एग्जाम्पल दरख्त हैं, ठीक है, जो जानवर दरख्त वगैरह खाते हैं या प्लांट्स वगैरह खाते हैं, प्लांट्स कम ख़त्म हो जाएं तो उनका इफ़ेक्ट ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बढ़ेगा। उससे क्या होगा, जो जानवर खाते हैं उनको नहीं मिलेगा, प्लांट्स खाने को सब्ज़ा नहीं मिलेगा, उस ना मिलने से वो जानवर भी ख़त्म हो जाएंगे। मतलब एक सिंपल कम्युनिटी को होती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्प्लेक्स कम्युनिटी ये होती है कि अगर कम्युनिटी के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आती है ना तो पूरी कम्युनिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। कम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर अगर कोई एक जानवर, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, कोई एक जानवर मर जाता है, एक शेर मर जाता है, एक हिरन मर जाता है, या इस तरह कोई दरख्त गिर जाता है, या कहीं पे थोड़ा सब्ज़ा ख़त्म हो जाता है, तो कम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, एक इन चीज़ों के मरने या ख़त्म होने से पूरी कम्युनिटी पे कोई असर नहीं होता, वो मूव ऑन करते ही रहते हैं। ये हमारे पास दो किस्म की कम्युनिटीज़ हो जाती हैं। तो आज तक हमारा टॉपिक यहाँ तक था और ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, और इसी फाइल की पीडीएफ इंशाल्लाह हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में दी हुई है। अगर आपको ये चाहिए तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर फर्दर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लीव करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। और थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल न्यू होप अकेडमी, और इंशाल्लाह इन टच रहिएगा। फर्दर लेक्चर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे।